बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, कितनी टाइप्स हैं, मैट्रिसेस कब ये दरियाफ्त हुए, मैट्रिसेस किसने यूज, फिर उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है, फिर इक्वल मैट्रिसेस फॉर एग्जांपल या रो या कॉलम मैट्रिसेस, ये सब इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले ये आउटलाइन है आज के लेक्चर की कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है ये मैट्रिसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन के मैट्रिसेस कब इंट्रोड्यूस हुए, किसने इंट्रोड्यूस करवाए वो देखेंगे। फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स की रोज क्या होती हैं, उसके कॉलम्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। फिर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, हम उसको कैसे देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है और उस ऑर्डर को लिखते कैसे हैं, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिसेस, यानी कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको हम इक्वल मैट्रिसेस कह सकते हैं और उनके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। यानी इक्वल मैट्रिसेस देखने के लिए हम कौन सी कंडीशन है जो चेक करते होते हैं और अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics and other branches of science. यानी ये जो मैट्रिसेस हैं और ये डिटर्मिनेंट्स हैं जो हम इसी मैट्रिसेस के बाद हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, ये मैथमेटिक्स में भी यूज़ होते हैं, फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी यूज़ होते हैं और साइंस की और बहुत सारी फील्ड ये यूज होते हैं। The matrices have played a very important role in this age of computer science. ये जो करंट दौर है, ये जो मौजूदा दौर है, ये कंप्यूटर का दौर है, आईटी का दौर है। तो इस कंप्यूटर के दौर में जो मैट्रिसेस है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर, मैट्रिसेस के जरिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। अगर ये इस लेक्चर में हम नहीं डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस कौन कौन से रोल प्ले करते हैं कंप्यूटर साइंस में या कैसे कैसे मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है। हायर क्लासेस में उसका कंसेप्ट है कि मैट्रिसेस को यूज़ करके कैसे कंप्यूटर साइंस में मैट्रिसेस की वजह से हेल्प ली जा सकती है और प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं या कोई प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं वो मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे बनाए जाते हैं। The idea of a matrices was given by आर्थर कैले। आर्थर कैले एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था जिसने ये मैट्रिसेस का आइडिया दिया। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी में ये एक अंग्रेज मैथमेटिशियन था जिसने ये मैट्रिसेस का आइडिया दिया था। हु फर्स्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858, जिसने ये मैट्रिसेस की थ्योरी डेवलप की 1858 में। 1858 में इसने आइडिया दिया ये मैट्रिसेस का और उसने ये थ्योरी डेवलप की। वैसे तो ये उसने आइडिया दिया था मैट्रिसेस का, इसका एक और फ्रेंड था जिसने मैट्रिक्स का वर्ड यूज किया था, लेकिन उसने इंट्रोड्यूस नहीं करवाए थे। तो इंट्रोड्यूस ये आर्थर कैले ने ये कंसेप्ट दिया था और उसने ये मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करवाए थे। आगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? A rectangular array or a formation of a collection of real numbers,
यानी एक कोई रेक्टेंगुलर रे यानी कि कोई एक तरतीब बनी हुई हो, रेक्टेंगल की फॉर्म में कोई नंबर लिखे हुए हो और कोई कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 4 एंड 7, यानी कि ये कुछ रियल नंबर्स हैं, उनकी कलेक्शन है, इस तरह ये लिखे जाए। 1 3 4 ऊपर लिखा जाए, 7 2 0 के नीचे लिखा जाए, एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, यानी स्क्वायर ब्रैकेट से ये अगर बंद कर दिए जाए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिख दिए जाए, तो इसको हम कहते हैं सेट टू फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और इसको कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी नंबर एक ऐसी तरतीब से लिखे हुए हैं कि कुछ ऊपर एक लिखे हुए हैं, कुछ कुछ फासले पे, फिर नीचे उन्हीं नंबर के नीचे दूसरे नंबर लिखे गए हैं, और उनके गिर्द एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, तो उसको हम कहते हैं ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ये नंबर लिखे गए हैं, या इसको कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। Similarly 0 1 3 4 is another matrix, इसी तरह ये एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें 0 1 एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर एरे में लिखे गए हैं, फिर उन्हीं नंबर्स के नीचे 3 4 लिखे गए हैं, ये एक दूसरा मैट्रिक्स है, और इसके गिर्द जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगाई गई है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, या हम ये कहते हैं कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे गए हैं। We term the real number used in the formation of a matrix as entries or elements of the matrix, यानी कि जो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में जो नंबर यूज होते हैं, मैट्रिक्स को बनाने में जो नंबर यूज होते हैं, जिस तरह फर्स्ट मैट्रिक्स को बनाने में ये नंबर यूज हुए हैं 1 3 4 7 2, तो सेकंड मैट्रिक्स को बनाने में ये नंबर यूज है 0 1 3 4, तो ये जो नंबर यूज होते हैं मैट्रिक्स बनाने में, इसको हम एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं, या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस, यानी कि जो मैट्रिक्स एक हो तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन बहुत सारे मैट्रिक्स हों तो उनको हम मैट्रिसेस कहते हैं। The matrices are denoted conventionally by the capital letters A, B, C up to so on, M, N, etc. the English alphabet, यानी एक कन्वेंशन है, बनी हुई है, एक रवायत बनी हुई है कि मैट्रिक्स को हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, यानी कि सपोज लिखा जाता है, इसको अगर मैट्रिक्स को लिखेंगे तो लिखेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, या कैपिटल B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ये कैपिटल लेटर यूज किए जाते हैं, स्मॉल लेटर कभी भी हम यूज नहीं करते। हाँ, स्मॉल लेटर यूज किए जाते हैं इसके एलिमेंट्स या एंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आगे चल के हम देखेंगे। आगे है जी रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स में रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं किसी मैट्रिक्स के। It is important to understand an entity of a matrix with the following formation, यानी ये आम है कि जो मैट्रिक्स की एंटिटी है, जो तार है, उसको इस तरह लिखे गए हों तो उसको समझना कि ये क्या चीजें हैं। अब ये मैट्रिक्स ए है, इसमें देखें कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में लिखे गए हैं, ये एक रेक्टेंगल इन नंबर्स के अराउंड बना दी गई है, इसी तरह ये एक दूसरी रेक्टेंगल इस नंबर के अराउंड बना दी गई है, इसी तरह एक तीसरी रेक्टेंगल इस नंबर के अराउंड बना दी गई है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज, यानी ये जो एंट्रीज है जो हॉरिजॉन्टल वे में ये रिप्रेजेंट की गई हैं, इनको हम कहते हैं रोज, ये मैट्रिक्स की रोज है। In matrix से there are 3 rows as shown by R1, R2 and R3, और ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज हैं। फर्स्ट रो को R1 का नाम दिया गया है, सेकंड रो को R2 का नाम दिया गया है, और
और थर्ड रो को R3 का नाम दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स ए में ये 3 रोज हैं। आगे फिर कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मैट्रिक्स में कॉलम्स क्या होते हैं। अब ये एक भी मैट्रिक्स है। अब इस तरह जो नीचे नंबर आ रहे हैं इनके अराउंड एक रेक्टेंगल बना दी गई है। इस तरह ये जो नंबर हैं इनके अराउंड एक रेक्टेंगल बना दी गई है। इसी तरह ये जो नंबर्स हैं इनके अराउंड एक रेक्टेंगल बना दी गई है। इन मैट्रिक्स भी all the entries presented in vertical way are called columns of a matrix। यानी जितनी भी एंट्रीज हैं जो वर्टिकल वे में प्रेजेंट की गई हैं इनको हम कहते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। इनको मैट्रिक्स के कॉलम कहा जाता है। Matrix B has 3 columns as shown by C1, C2 and C3। ये जो मैट्रिक्स B है इसके 3 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। आगे हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। The number of rows and columns in a matrix specifies its order। यानी कि जो रोज उसमें कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, वो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n। यानी किसी मैट्रिक्स M में अगर m रोज हों और n कॉलम्स हों तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है। यानी इसको ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स हैज ऑर्डर m बाई n। फॉर एग्जाम्पल अब ये m मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम वो डेफिनेशन जो पहले हमने पढ़ी है रोज और कॉलम की वो अगर हम अप्लाई करें तो एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो m मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं। इसी तरह अगर कॉलम्स की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए देखें तो ये इसका एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे। द मैट्रिक्स M has order 2/3 since it has 2 rows and 3 columns। whereas n ये एक n मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई। तो इसका मतलब ये है कि n मैट्रिक्स में 3 रोज हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हम लिखें तो ये इसका एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। इसका मतलब ये है कि n मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स n इज 3/3। यानी इस मैट्रिक्स n का ऑर्डर 3/3 है। इसी तरह ये P मैट्रिक्स है। P मैट्रिक्स में देखें तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो ये एक ही लाइन लगती है, इसी तरह वर्टिकल लाइन लगाएं तो ये एक इधर आ गई, दूसरी इधर आ गई, इधर आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो P मैट्रिक्स है इसकी एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसलिए इस मैट्रिक्स P का जो ऑर्डर है वो कैसे लिखेंगे। इसमें 1 रो है तो लिखेंगे 1/3। का मतलब ये है कि मैट्रिक्स P की एक रो है और इसमें 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं या किन मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस। अगर A और B हमारे पास 2 मैट्रिसेस हों
then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if A B के इक्वल कहलाएगा या इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे A is equal to B if and only if अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो तो फिर हम कहते हैं कि A B के इक्वल है। फर्स्ट क्या है, द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B, यानी जो A का ऑर्डर है वही B का ऑर्डर हो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट ये कंडीशन है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए का क्या मीनिंग है, यानी ए में जितनी रोज हैं और ए में जितने कॉलम्स हैं बी में भी उतनी ही रोज आनी चाहिए और बी में भी उतने ही कॉलम्स आने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने का मतलब क्या है कि एक अगर मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री है तो दूसरे मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री, वो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल जिसमें देखते हैं इससे मजीद ये क्लियर हो जाएगा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ये ए मैट्रिक्स है और उसके बाद ये बी मैट्रिक्स है। ये बात याद रखें कि दो नंबर अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उनका रिजल्ट वो एक ही नंबर होता है। ये नहीं ये 2 + 1 लिखा हुआ है और 4 - 2 लिखा हुआ है तो ये कोई दो कॉलम बन रहे हैं, नहीं, ये कॉलम एक ही है। सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा गया। 2 + 1 कोई चीज़ है, 3 लिखा हुआ है, सिर्फ अलग अलग करके लिखा गया है। इसी तरह 4 - 2 2 ही है, सिर्फ ये अलग अलग करके लिखा गया है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि दो एंट्रीज के दरमियान अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो वो एक ही एंट्री होती उनका, यानी कि जो सम या डिफरेंस होता है वो एक ही नंबर होता है, ये नहीं कि वो दो अलग अलग रोज या कॉलम कंसिडर होते हैं। अब देखें कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी ए का और बी का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ए में चेक करते हैं ए में कितनी रोज है, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो। ए में हमारे पास 2 रोज हैं। इसी तरह ए में कॉलम चेक करते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। तो इस तरह ए में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे चेक करते हैं तो ये एक फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड रो हो गई, इसमें भी 2 रोज हैं। फिर कॉलम चेक करें तो ये इसका फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। तो इस तरह इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। अब सेकंड क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो इक्वल होनी चाहिए। इसकी फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 है और इसकी भी फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 है। इसी तरह इसकी फर्स्ट रो में जो सेकंड एंट्री है वो 3 है, तो इसकी भी फर्स्ट रो में जो सेकंड एंट्री है वो 2 + 1 करें तो वो 3 ही बनता। इसी तरह इसकी जो सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री है वो -4 है और इधर भी सेकंड रो में जो फर्स्ट एंट्री है वो -4 है। अब इधर देखते हैं ये मैट्रिक्स में कि सेकंड रो में जो सेकंड एंट्री है वो 2 है और इधर भी सेकंड रो में जो सेकंड एंट्री है वो 4 - 2 है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी इक्वल है, तो इस तरह ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स। We see that हम इसमें ये ऑब्जर्व करते हैं द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। ए का जो ऑर्डर है वो बी के ऑर्डर के इक्वल है। पहली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है। thus ए इज इक्वल टू बी, तो फिर इस लिहाज से ये ए बी के इक्वल हो गया।
अब एक और एग्जांपल देखें, इसमें अगर आप देखें तो ये एल और बी ये चेक करते हैं कि इक्वल हैं या नहीं है। सबसे पहले हम आर्डर का चेक करेंगे। आर्डर का मतलब क्या है कि रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। अगर हम देखते हैं एल मैट्रिक्स को तो इसमें ये एक रो है, ये दूसरी रो है। इसका मतलब ये है कि एल मैट्रिक्स में दो रोज हैं। इसी तरह जब हम कॉलम्स चेक करते हैं तो ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है। यानी एल मैट्रिक्स में दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। इसी तरह बी मैट्रिक्स को चेक करें तो बी मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। यानी बी में भी दो रोज हैं। और जब कॉलम चेक करते हैं तो ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। तो इसमें भी दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये है कि एल का ऑर्डर बी के ऑर्डर के इक्वल है। यानी एल में भी दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं और बी में भी दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं जी। इसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री 2 है, इसमें भी फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री 2 है। इसमें फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री 3 है, इसमें फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री 3 है। इसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री -1 है, इसमें सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री -1 है। इसमें सेकंड रो में सेकंड एंट्री 2 है और इसमें सेकंड रो में सेकंड एंट्री -2। इसका मतलब ये है कि ये और ये एंट्री आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि एल और नॉट इक्वल टू बी। यानी एल मैट्रिक्स इक्वल नहीं है बी मैट्रिक्स। We see that order of L is equal to order of M। यानी दोनों order of M नहीं होगा बल्कि order of B होगा। ए ऑर्डर ऑफ एल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर हम इसको एम लिखते हैं तो फिर ऑर्डर ऑफ एम इज इक्वल टू एल होगा। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ये एम लिखा हुआ होगा, ये बी से गलती से डिनोट किया गया, यहाँ पे एम लिखा। बट एंट्रीज इन द सेकंड रो और सेकंड कॉलम आर नॉट सेम। लेकिन इसकी जो एंट्रीज है वो सेम नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एल मैट नहीं है एम मैट। यानी कि ये जो बी लिखा हुआ है ये गलती से लिखा हुआ है, इधर बी की जगह पे एम लिखेंगे। आगे फिर एक और एग्जांपल है इक्वल मैट्रिक्स की। अब देखें ये पी मैट्रिक्स है और क्यू मैट्रिक्स है। पहले सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इस पी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर देखें तो ये इसमें फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और इसी तरह इसमें ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो इसका मतलब ये है कि पी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। इसी तरह क्यू मैट्रिक्स को देखें तो क्यू मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इसी तरह इसका ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। इसका मतलब ये है कि जो क्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2/3 है और पी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि दोनों के ऑर्डर इक्वल नहीं है। तो हम ये देखते हैं वी सी दैट ऑर्डर ऑफ पी नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी का ऑर्डर क्यू के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। क्यों पी का ऑर्डर क्यू के ऑर्डर के इक्वल नहीं है कि पी में 2 रोज है और 2 कॉलम्स है और क्यू में हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसलिए ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि पी और क्यू दोनों इक्वल मैच नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे कि पी नॉट इक्वल टू क्यू, यानी पी और क्यू दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरह हमने इक्वल मैट्रिक्स को देख लिया कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। यानी इक्वल मैट्रिक्स चेक करने के लिए या प्रूव करने के लिए हम 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि उस जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो भी
इक्वल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट इक्वल मैट्रिक्स हैं।